Hello everyone, so this is part 2 of chapter 2 time value of money in finance CFA level 1 quants. सो पार्ट 1 में हमने देखा था कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं. अब हम देखेंगे कि इक्विटी सिक्योरिटीज़ की प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे. फाइन. सो इक्विटी सिक्योरिटीज़ दो टाइप की होती है. एक तो होती है हमारी प्रेफरेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रेफर्ड स्टॉक, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए. और दूसरे होते हैं हमारे कॉमन शेयर्स. कॉमन शेयर्स बोल सकते हैं या तो इसको कॉमन इक्विटी या तो इक्विटी शेयर्स बोलते हैं हम लोग. ठीक है. सो इसका प्रेजेंट वैल्यू जो इक्विटी शेयर्स है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका अलग क्यों है, हमको अलग से क्यों निकालना पड़ता है. जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में हमने डिस्काउंटिंग करके निकाली थी, जो फॉर्मूला यूज़ करी थी, वही हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते. सो इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है. जैसे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में कैसा था, एक फिक्स्ड मेच्योरिटी होती है कोई भी सिक्योरिटी की, कि सपोज 0 कूपन बॉन्ड है तो वो 5 साल का है, 6 साल का है, 10 साल का है. एक फिक्स्ड मेच्योरिटी है. कूपन पेइंग बॉन्ड भी है अगर, तो उसकी भी एक मेच्योरिटी है. अपने को पता है कि क्या क्या कैश फ्लोज इन पीरियड पे कौन से कितने कितने कैश फ्लोज आने वाले हैं. हमको उसमें सब कैश फ्लोज डिफाइंड होते हैं, तो आप इजीली प्रेजेंट वैल्यू करके ला सकते हो. बट इक्विटी सिक्योरिटीज़ में क्या होता है, इक्विटी सिक्योरिटीज़ का एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो उसको फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट से अलग करता है. वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इक्विटी सिक्योरिटीज़ मैच्योर नहीं होती. उनकी कोई मैच्योरिटी डेट फिक्स्ड ही नहीं होती. आपने कभी देखा है कि कोई शेयर्स की मैच्योरिटी है? नहीं. रिलायंस की कोई शेयर्स है तो उनकी कोई मैच्योरिटी थोड़ी है कि इतने सालों बाद XYZ मैच्योरिटी ईयर्स के बाद वो रिडीम हो जाएंगे शेयर्स. ऐसा थोड़ी होता है. सो इसमें कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती. इनफाइनाइट कंटिन्यूसली वो शेयर्स इन एग्जिस्टेंस ही रहते हैं, अनलेस एंड अनटिल कुछ बायबैक हो गया, कुछ डीलिस्टिंग हो गया, वो अलग बात है. बट इन नॉर्मल पार्लेंस हमेशा इनकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती है शेयर्स की. एंड प्लस इनका कैश फ्लो जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता, ओवर द टाइम चेंज होता रहता है. अभी शेयर्स जो है आप समझो, जैसे बॉन्ड थे, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसमें कैश फ्लो, इंटरमीडिएट कैश फ्लोज क्या क्या होते थे. इंटरेस्ट होता था और मैच्योरिटी पे आपको आपका मैच्योरिटी वैल्यू वापस मिलता था. ठीक है. तो दो कैश फ्लोज होते थे. तो अब सोचो आप इक्विटी सिक्योरिटीज़ में कौन से कैश फ्लोज होंगे इंटरमिटेंट. उसमें तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि मैच्योरिटी तो है नहीं. तो ऐसा तो है नहीं कि आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलने वाली है, तो मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है. और दूसरा कूपन, इसमें इंटरेस्ट तो होता नहीं है, तो इंटरेस्ट का आपको इनफ्लो भी नहीं आएगा. तो हम इसमें डिस्काउंटिंग कैसे करेंगे. तो आपको एक पता होगा कॉन्सेप्ट डिविडेंड का. जो शेयर्स होते हैं उस पर अपने को इंटरेस्ट नहीं मिलता है, अनलाइक बॉन्ड्स शेयर्स पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट उस पर क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है. तो वो डिविडेंड के हिसाब से हम डिस्काउंटिंग करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं. अभी पर इसमें क्या होता है, बॉन्ड्स में इंटरेस्ट फिक्स्ड है कि आपको एनुअली, सेमी एनुअली, जो भी उसके टर्म्स है उस हिसाब से आपको फिक्स्ड इतने इतने इंटरवल्स पे इंटरेस्ट मिल जाएगा और एग्जैक्ट इतने अमाउंट का ही इंटरेस्ट मिलेगा जो भी उसका कूपन रेट है. बट शेयर्स में क्या होता है कि डिविडेंड देना कोई कंपलसरी तो है नहीं. अगर कॉमन शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, तो उसमें डिविडेंड देना कंपलसरी तो होता नहीं है. वो तो कंपनी के डिस्क्रिशन के ऊपर है कि कोई साल डिविडेंड देना है कि नहीं, कोई साल देना है, नहीं देना है, कितना देना है. तो उसका कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता. तो जो कैश फ्लोज होते हैं वो ओवर द टाइम चेंज होते रहते हैं. तो ये 2-3 रीजंस के वजह से हमको इक्विटी सिक्योरिटीज़ का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हमको अलग से निकालना पड़ता है. और फिक्स्ड इनकम के लिए जो फॉर्मूलाज यूज़ करे थे वो हम नहीं यूज़ कर सकते. ठीक है. तो अब हम फर्स्ट देखते हैं कि प्रेफर्ड स्टॉक. प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है. प्रेफरेंस शेयर्स में जनरली क्या होता है, हर शेयर की एक पार वैल्यू होती है. पार वैल्यू यानी इट इज़ नथिंग बट फेस वैल्यू. ठीक है. इक्विटी शेयर्स की भी फेस वैल्यू थी, सारे शेयर्स की एक फेस वैल्यू तो होती है. अभी प्रेफरेंस शेयर्स क्या बोलते हैं कि आपकी एक फिक्स्ड फेस वैल्यू है पर शेयर, सपोज 100 रुपये की फेस वैल्यू है, हम आपको डिविडेंड देंगे. प्रेफरेंस शेयर्स में और इक्विटी शेयर्स में ये डिफरेंस है कि एक तो प्रेफरेंस शेयर्स में जो डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड होता है कि आपको एनुअली इतना इतना डिविडेंड तो मिल जाएगा. ठीक है. अब उसमें अलग अलग टाइप के प्रेफरेंस होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, उस सब पे नहीं जाते हैं. बट एक जनरल डेफिनेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो एक जनरल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं नॉर्मल, उसमें क्या है कि एक पार वैल्यू होती है शेयर की और उसके ऊपर एक रेट फिक्स किया होता है. सपोज 4% रेट फिक्स कर दिया हमने, तो उसको डिविडेंड रेट बोलते हैं. तो आपका जो 4% है वो 100 पे पार वैल्यू पे वो परसेंटेज लगेगा. तो आपको कितना मिलेगा, 4 रुपीज़ का आपको डिविडेंड मिलता जाएगा एवरी ईयर. ठीक है. तो वो होता है प्रेफरेंस शेयर्स. तो अभी वो प्रेफरेंस शेयर्स का आप कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे. सपोज कोई कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स है, उसका 100 रुपये का फेस वैल्यू है,
पार वैल्यू उसका 100 रुपीज़ है एंड उसका जो डिविडेंड रेट है वो 4% है एनुअली, ठीक है। तो अभी इसमें आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, तो वो हम कैसे निकालेंगे। आप सोचो कि जैसे मेच्योरिटी तो है नहीं, इसकी कोई मेच्योरिटी नहीं होती है। प्रेफरेंस शेयर्स ऐसा नहीं है कि आगे जाके रिडीम हो जाएंगे, वो सब होते हैं अलग अलग टाइप के, रिडीमेबल होते हैं, ऑप्शनली कन्वर्टेबल होते हैं, बट वो सब में नहीं जाना है कॉम्प्लेक्सिटीज़ में। बेसिक एक जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं कि वो रिडीमेबल नहीं है, कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स खरीदिए, मतलब अपने शेयर्स खरीद लिए कंपनी के, बस, तो उसकी कोई मेच्योरिटी थोड़ी होती है, वो तो चलते जाते जब तक कंपनी बंद नहीं हो रही, ठीक है। तो वो शेयर्स आपको खरीदने हैं, तो आप इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे। तो आप देखो अभी ये चीज़ क्या हो गई, आपको इन्फिनिटी तक मिलती रहेगी, अज्यूमिंग कि कंपनी इन्फिनिटी तक चल रही है, आपको ये चीज़ इन्फिनिटी तक मिलती रहेगी, 4% का जो डिविडेंड है। तो ये आपको किसके सिमिलर लग रहा है, जो हमने बॉन्ड्स देखे थे, फिक्स्ड कूपन बॉन्ड्स, परपेचुइटी बॉन्ड्स देखे थे, उसके सिमिलर लग रहा है कि जो परपेचुइटी में भी ऐसा ही होता था, आपने एक बार इन्वेस्ट किया, उसके बाद उसकी जो फेस वैल्यू थी उस पर एक सर्टन परसेंटेज का कूपन आपको मिलता आ रहा था, इन्फिनिटी तक मिलता आएगा, उसका कोई मेच्योरिटी नहीं था। इसमें भी वही है, तो हम इसका वैल्यूएशन, इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जैसे परपेचुअल बॉन्ड्स का निकाला था उसी सिमिलर सेंस में निकाल सकते हैं, राइट। तो उसमें डेफिनेशन, उसमें फॉर्मूला क्या था कि आपको जितना भी PMT मिल रहा है डिवाइडेड बाय YTM कर दो, तो आपका PV आ जाएगा परपेचुअल बॉन्ड का, ऐसा था। सो अगर आपका PMT सपोज 4 है और आपका YTM सपोज कुछ भी है XYZ 5% है, तो आप 4/5% कर दो, तो आपके पास उसका PV आ जाएगा, ठीक है। सो अब इसमें भी यही चीज़ करेंगे हम। इसमें क्या करेंगे, ऊपर तो PMT ही आएगा प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, ऊपर PMT, इसमें आपका PMT कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 100 × 4%, 4। और आप डिवाइड बाय क्या करोगे, इसमें तो बॉन्ड्स में हमने क्या किया था, YTM से डिवाइड किया था, और इसमें आप किससे डिवाइड करोगे, तो इसमें आप करोगे रिक्वायर्ड रेट से डिवाइड करोगे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो प्रेफरेंस शेयर्स के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को हम डिनोट करेंगे ऐसे, ठीक है, इसको बोलेंगे हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर क्या आएगा, PMT इसमें क्या है, जो डिविडेंड आपको मिलेगा, तो आप इसको PMT की जगह डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, प्रेफर्ड स्टॉक का आज का वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड पर पीरियड डिवाइडेड बाय मार्केट्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो सेम ये परपेचुइटी बॉन्ड्स का फॉर्मूला ही है, सिर्फ नोटेशंस अलग हैं, ठीक है। सो हम इसमें करते हैं कि ये जो इन्वेस्टर है उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है सपोज 5%, सपोज 3%, ठीक है। तो 4/3% कर दोगे, 4/3%, तो कितना आ गया, 133। तो आज की इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 133.33 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू निकल गया। अब हम आते हैं कॉमन स्टॉक पे, जिसको हम नॉर्मली इक्विटी शेयर्स भी बोलते हैं। सो कॉमन स्टॉक क्या होता है, जैसे इन्होंने इधर लिखा हुआ है कि इट इज़ अ रिक्वायर्ड क्लेम, रेसिडुअल क्लेम टू अ कंपनीज एसेट्स आफ्टर इट सेटिस्फाइज ऑल अदर क्लेम्स। सो कॉमन स्टॉक में क्या होता है कि डिविडेंड फिक्स्ड नहीं रहता है, जैसे हमने बात किया, मैनेजमेंट के ऊपर होता है, कभी उनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी हुई या उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी है अर्निंग्स, तो वो डिविडेंड दे देंगे, ज़्यादा अमाउंट का डिविडेंड दे देंगे। कोई साल में लॉस है तो नहीं भी दिया डिविडेंड, या तो कम दे दिया, तो वो फिक्स्ड नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है, और मेच्योरिटी तो इसमें भी नहीं होती। तो आप इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, कैश फ्लोज को ही डिस्काउंट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में आपको पता था कि इतने इतने मेरे पास कैश फ्लो आएंगे, तो वो आपने डिस्काउंट कर दिया, बट इक्विटी में तो आपका डिविडेंड फिक्स्ड ही नहीं है, तो आप कैसे डिस्काउंट करोगे। तो इन्होंने वही लिखा है कि कॉमन स्टॉक टिपिकली डज नॉट प्रॉमिस अ फिक्स्ड डिविडेंड पेमेंट, इंस्टेड कंपनीज मैनेजमेंट डिसाइड्स वेदर एंड व्हेन टू पे कॉमन डिविडेंड्स। टाइमिंग भी मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, कोई साल देना है, नहीं देना है, कब देना है और कितना देना है, वो भी कंपनी ही डिसाइड करती है, ठीक है। सो क्योंकि इसका फ्यूचर इतना अनसर्टन है, तो हम क्या करेंगे, 3-4 अजम्पशंस लेके उसका वैल्यूएशन करेंगे। तो उन 3-4 अजम्पशंस को हम क्या बोलेंगे, मॉडल्स बोलेंगे। तो उनको हम बोलते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स। आप डिविडेंड को डिस्काउंट करो, डिविडेंड प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, जो जो भी डिविडेंड मिलेगा उसको डिस्काउंट करते हैं, तो डिविडेंड डिस्काउंट, और उसके हम 2-3 अजम्पशंस बनाएंगे, तो मॉडल्स, उसको मॉडल्स बोल सकते हैं। तो हम डिविडेंड को डिस्काउंट करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अभी फर्स्ट अजम्पशन क्या होगा, फर्स्ट अजम्पशन जैसा हमने प्रेफरेंस शेयर्स के लिए लिया था कि कांस्टेंट डिविडेंड आएगा, ठीक है, कांस्टेंट एंड फिक्स्ड डिविडेंड आएगा, एवरी ईयर मुझे डिविडेंड आता ही रहेगा। ये सेम क्या हो गया कि प्रेफरेंस शेयर्स का जो कंडीशन था हमने सेम वही अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट अजम्पशन है हमारा
कि कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सपोज अज्यूम कर लेते हैं कि पार वैल्यू 100 रुपीज़ है, वापस ये लोग इस पर 5% का सपोज कांस्टेंट डिविडेंड देंगे, और मेरा तो इसमें सेम जैसे परपेचुइटी वाली फॉर्मूला हो गई, तो हम ये यूज़ करेंगे। तो इसमें फॉर्मूला क्या आएगा, डिविडेंड आपका जो मिलने वाला है आपको डिविडेंड डिवाइडेड बाय आपका, जैसे इस पर क्या था, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स, तो इस पर क्या आएगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, और डिविडेंड ऑन इक्विटी वैसा भी लिख सकते हो। तो ये करोगे आप 500 इंटू 5%, 5 डिवाइड बाय आपका रिक्वायर्ड रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न सपोज 3% है, तो 5 डिवाइडेड बाय 3%, तो इसका शेयर का वैल्यू कितना आ गया, 166.67 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, जो विच इज़ सेम एज प्रेफरेंस शेयर्स या तो परपेचुइटी, सेम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ यानी कांस्टेंट ग्रोथ। अभी देखो ये प्रेफरेंस से कैसे अलग है, प्रेफरेंस में क्या होता है, एक फिक्स कर दिया 4%, तो वो उतना ही रहता है, मेच्योरिटी तक, टाइम इमेमोरियल तक, इन्फिनिटी तक 4% ही रहेगा, ठीक है। बट इक्विटी शेयर्स में तो ऐसा नहीं होता, जैसे हमने देखा चेंज हो सकता है, कभी कंपनी ग्रो हो गई तो वो ज़्यादा डिविडेंड दे रही है, उसके पास अर्निंग ज़्यादा है, तो हम एक तो हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कांस्टेंट, ठीक है। सो और दूसरा हम अज्यूम कर लेते हैं कि अब इसमें ग्रोथ है, बट ग्रोथ है तो क्या है, कांस्टेंट ग्रोथ है एवरी ईयर। सपोज मेरे को आज मेरा डिविडेंड मुझे मिला 5 रुपीज़ का मुझे डिविडेंड मिला, ठीक है, और इसमें मैं अज्यूम करती हूँ कि एवरी ईयर 2% का कांस्टेंट ग्रोथ होता रहेगा एवरी ईयर। ये जो वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, पर जो ग्रोथ का परसेंटेज है वो कांस्टेंट रहेगा एवरी ईयर, ठीक है। तो सपोज फर्स्ट ईयर 5 रुपीज़ का आपको डिविडेंड मिला, नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा, 5 + 2%, 5.10 इतने का डिविडेंड मिलेगा। फिर इसमें और 2% ऐड करो, तो उसके नेक्स्ट ईयर 5.202, फिर 2%, 5.306, ऐसे करके आपको एवरी ईयर डिविडेंड मिलता जाएगा। इसमें भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि एवरी ईयर डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, तभी आप डिस्काउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। और उसमें क्या सिर्फ फिक्स रखेंगे हम, ग्रोथ, ये जो परसेंटेज है ग्रोथ का वो फिक्स्ड है, वैसा हमने अज्यूम किया। तो अब इसके लिए आप प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, तो क्योंकि एवरी ईयर है, इन्फिनिटी तक है, तो वापस परपेचुइटी का फॉर्मूला तो यूज़ होगा ही, बट अब इसमें ये ग्रोथ भी है तो हमको वो भी फैक्टर इन करनी है। तो इसमें क्या फॉर्मूला होगा कि आपका जो भी डिविडेंड मिलेगा नेक्स्ट ईयर डिवाइड कर दो आप KE से, तो ठीक है। बट अगर आपका KE 3% है, ठीक है, सपोज इसमें KE 3% है, बट इसमें मुझे 2% ग्रोथ भी तो मिल रहा है एवरी ईयर, तो मेरा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, टोटल 3% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है एक साल का मेरा, एवरी ईयर 3% का मुझे रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिए, तो उसमें से 2% तो ग्रोथ ही हो जा रहा है, तो 2% तो मुझे ग्रोथ के फॉर्म में ही मिल जा रहा है, तो मैं उसको डिवाइड कितने से करूँगी, माइनस इसमें से ग्रोथ का परसेंटेज कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे इतना तो मिल ही रहा है एवरी ईयर। तो मेरा जो एक्चुअल में जितना मुझे निकालना है वो KE - G 1% बचा मेरा, ठीक है। तो मैं इधर जो मुझे नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, मतलब 5 रुपीज़ करंट, मैं अभी टाइम 0 पे खड़ी हूँ, मुझे फर्स्ट ईयर में मिलेगा 5 रुपीज़, तो मैं क्या करूँगी, 5 डिवाइडेड बाय मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 3 है, माइनस मेरा ग्रोथ परसेंटेज कितना है, 2, तो 3 - 2 = 1%, तो 5 डिवाइडेड बाय 1%, ऐसा हो गया, 5 डिवाइडेड बाय 1%, तो 500 रुपीज़। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया, 500 रुपीज़ आ गया, ये शेयर का प्रेजेंट वैल्यू 500 रुपीज़ आ गया, ठीक है। तो क्यों इसमें आपने, क्योंकि ये परपेचुइटी का ही फॉर्मूला है, जस्ट इसमें क्योंकि ग्रोथ है, डिविडेंड के खुद के अंदर ही ग्रोथ हो रही है, वो कांस्टेंट ग्रोथ है, तो आपको उसको KE में से माइनस कर देना है उतना ग्रोथ का परसेंटेज, बाकी वो परपेचुइटी का ही फॉर्मूला है जो हमने देखा, ठीक है। बस इसमें डिनोमिनेटर में -G कर देना है, तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। अब ये श्वेजर में भी देख लेते हैं, यही चीज़ है, हम इसको कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बोलेंगे, कांस्टेंट ग्रोथ DDM, या तो इसको गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी बोल सकते हैं। तो अब ये दोनों नाम याद रखना, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल या तो कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। सो इसमें क्या है, वैल्यू ऑफ शेयर एट 0 टाइम यानी प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू जो आपको डिविडेंड मिलने वाला है, जो डिविडेंड मिलने वाला है, इसलिए D1 लिखा है, यानी अगर आप 0 टाइम पे खड़े हो तो फर्स्ट ईयर 1 पीरियड के बाद जो डिविडेंड मिलने वाला है उसको ही तो डिस्काउंट करोगे, क्योंकि आप हमेशा कोई भी चीज़ डिस्काउंट करते हो, फ्यूचर की चीज़ आप डिस्काउंट करके उसको प्रेजेंट वैल्यू पे ला रहे हो, ठीक है। तो अगर आप 1 पीरियड के लिए डिस्काउंट कर रहे हो तो वो जो
जिस चीज़ को आप डिस्काउंट कर रहे हो वो भी 1 पीरियड आगे की होनी चाहिए ना। अगर मैं आज 0 पे खड़ी हूँ और मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए जो मुझे कैश फ्लो 1 साल बाद मिलने वाला है, तो मैं सपोज 100 रुपये मिलने वाले 1 साल बाद, तो वो 100 रुपये क्या है 1 साल बाद मिलेंगे, वो वाला 100 रुपये उसी को तो मैं डिस्काउंट करके लाऊंगी। तो डिस्काउंटिंग क्या 1 पीरियड पहले ले आता है, वो 100 की वैल्यू 1 पीरियड पहले कितनी है वो ले आता है डिस्काउंटिंग, ठीक है। तो अगर मुझे आज 0 की वैल्यू चाहिए, 0 टाइम का प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगी 1 टाइम नेक्स्ट पीरियड में मुझे कितना कैश फ्लो मिलने वाला है इतना, मैं 0 पे खड़ी थी, मेरे को 1 साल बाद 5 रुपये का मिलने वाला था कैश फ्लो, तो ये मेरा D1 हो गया, ठीक है। अगर मैं इधर खड़ी हूँ और मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, मैं टाइम 1 में खड़ी हूँ और मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है अब, तो मेरा इसके लिए D1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D1, जो मुझे मिलने वाला है उसी का तो प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे आप, ठीक है। अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो आपको 2 साल के लिए प्रेजेंट वैल्यू 2 साल के लिए डिस्काउंट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे D1 यूज़ करेंगे, जो आपको मिलने वाला है वो वाला कैश फ्लो आप ऊपर लोगे न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय KE माइनस G करोगे, फाइन। तो इसमें क्या है, डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू बी पेड नेक्स्ट पीरियड डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी माइनस कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड्स, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये फॉर्मूला तभी वर्क करेगा जब जो आपका KE है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, वो आपके ग्रोथ रेट से ज़्यादा होगा। सो अगर मेरा KE जैसे इस केस में कितना था 3% था और मेरा ग्रोथ रेट 2% था, तो 3 2 से बड़ा है, तभी ये फॉर्मूला वर्क हुआ, क्योंकि तभी मेरा डिनोमिनेटर पॉजिटिव आएगा। अब तीसरा टाइप का क्या आता है, ये सेकंड था, अभी तीसरा टाइप का आएगा मल्टी स्टेज, ठीक है। मल्टी स्टेज क्या होता है, अभी इसमें हमने क्या अज्यूम किया था कि एक फिक्स परसेंटेज ऑफ ग्रोथ ही एवरी ईयर आएगी, ठीक है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी है, वो स्टार्टअप है अभी, और या तो वो अभी वो कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी है वो अभी अपने ग्रोथ फेज़ में है, ठीक है। जैसे फेज़ होता है कि स्टार्टिंग होता है, फिर आपका ग्रोथ होता है, उसके बाद मैच्योरिटी आती है, फिर डिक्लाइन होता है। तो अभी वो अपने ग्रोथ फेज़ में है, तो अगर जब वो ग्रोथ फेज़ में होती है तब वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही होती है, ठीक है। तो उसके पास काफ़ी अर्निंग्स आ रही होती है, वो काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रही होती है, तो उस टाइम पे वो उसके जो डिविडेंड्स होते हैं वो भी काफ़ी इरेशनल होते हैं, मतलब कभी बहुत ज़्यादा दे दिया, कभी उससे थोड़ा कम, कभी सपोज़ कोई साल में 10% का ग्रोथ आ गया डिविडेंड में, क्योंकि काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई थी, कभी 5% का ग्रोथ आ गया, कभी 20% का ग्रोथ आ गया, कभी 1%। तो ऐसे बहुत फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं वो पीरियड में, ठीक है। और उसके बाद जब वो कंपनी मैच्योरिटी पे आ जाती है तब मे बी फिर कांस्टेंट हो जाता है डिविडेंड, कि अब एवरी ईयर कंपनी में 2-3% का ग्रोथ आएगा डिविडेंड में, 2% का सपोज फिक्स्ड ग्रोथ आएगा। तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, एक ऐसा तीसरा अजम्पशन बनाया है। तो इसमें क्या अज्यूम किया है कि कुछ सालों के लिए, इनिशियल कुछ ईयर्स के लिए जो ग्रोथ परसेंटेज होगा वो अनडिफाइंड होगा, कुछ भी हो जाएगा, रैंडम होगा, रैंडम। और उसके बाद कुछ सपोज ये टाइमलाइन है, कुछ पीरियड के लिए रैंडम ग्रोथ रेट होगा, उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे, ये क्या जब ये पार्ट आएगा तब क्या हो गया, ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो गई, हर साल के लिए कांस्टेंट हो गई ग्रोथ रेट, तो यही वाली चीज़ आ गई आपके पास, ठीक है। और जब ये पीरियड है तब आपको देखना है कि आप प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे। तो ये पूरे शेयर का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा, ये पीरियड में जो कैश फ्लोज आएंगे उनका प्रेजेंट वैल्यू एंड ये पीरियड के जो कैश फ्लोज है उनका प्रेजेंट वैल्यू, उन दोनों को प्लस करोगे तो आज जीरो टाइम का आपके पास प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा, ठीक है। अब इसको एक सम से देख लेते हैं। मल्टी स्टेज, इसमें क्या है कि कंसिडर अ स्टॉक विद डिविडेंड्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 15% पर ईयर फॉर 2 years, आफ्टर विच दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% पर ईयर इनफाइनाइटली, ठीक है। इसमें क्या है, 2 साल के लिए 15% से ग्रो करेंगे वो एवरी ईयर, और उसके बाद जो है उसकी ग्रोथ, उसका मैच्योरिटी स्टेज आ जाएगा, उसके बाद एवरी ईयर वो लोग 5% से इंक्रीज़ करेंगे डिविडेंड, ठीक है, इनफाइनाइटली। लास्ट डिविडेंड पेड, जब आपको वर्ड पेड दिख जाए मतलब ये चीज़ हो चुकी है, तो वो क्या है, D0 है आपका। लास्ट डिविडेंड पेड वॉज $1 एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, KE जो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 11% है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक यूजिंग द मल्टी स्टेज ग्रोथ मॉडल, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि पहले तो आपका जो फर्स्ट 2 years में डिविडेंड 15% से ग्रो कर रहा है, उसके बाद एवरी ईयर 5% इनफाइनाइट तक ग्रो करेगा। तो अभी इसमें आप कैश फ्लो समझो कि क्या होंगे, इसने कितना
जो डिविडेंड दे चुका है वो, जो ग्रोथ किस पे होती है, प्रीवियस डिविडेंड पे होती है, तो कितना दे चुका है वो, $1 ऑलरेडी दे चुका है वो पहले पिछले साल। अब इस साल कितना देगा वो, तो क्या लिखा है, फर्स्ट ईयर 15% ग्रोथ होगा। तो वन का जो डिविडेंड दे रखा था उसके ऊपर इस साल कितना होगा, 1 को आप समझो जो ₹1 का डिविडेंड है, D0 पे उसने दिया उतना, ईयर 0 में $1 का उसने डिविडेंड पे कर दिया, ठीक है। अभी आप ईयर 0 पे खड़े हो, आपको ईयर 1 का डिविडेंड प्रेडिक्ट करना है, और ईयर 1 का उन्होंने बोल रखा है 15% की ग्रोथ होगी। तो $1 में 15%, 1 + 15%, तो $1.15 हुआ। तो $1.15 आपको मिलेगा। अब ईयर 2 में आओ, ईयर 2 में वापस 15% की ग्रोथ थी इसी के ऊपर, तो प्लस 15%, तो 1.3225 इतना डॉलर मिला आपको। उसके बाद क्या होगा, 5% कांस्टेंट हो गया, तो अब ये जो है वो कॉन्स्टेंटली 5% से ग्रो होगा, प्लस 5%, 1.38, अगले साल प्लस और 5%, बस अब ये 5% कांस्टेंट हो गया, हर साल 5% ऐड करते रहो, हर साल 5% ऐड करते रहो, ठीक है। तो अब इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, तो जैसे हमने सीखा था, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपके कैश फ्लोज हैं वो स्क्यूड है, मतलब सेम टाइप के नहीं है और अलग अलग डिफरेंट कैश फ्लोज है, अमाउंट डिफरेंट है, टाइमिंग डिफरेंट है, तो जनरल डिस्काउंटिंग कैसे होती है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r⁻n, ठीक है। ये वही जो जनरल अपन ने देखी है कि जनरल डिस्काउंटिंग की फॉर्मूला क्या है, जो कंपाउंडिंग का उल्टा यानी डिस्काउंटिंग, तो कंपाउंडिंग क्या होता है, प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁻n, ये कंपाउंडिंग होता है। तो आपको डिस्काउंटिंग करना है तो क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r⁻n, ठीक है। यार आपका डिस्काउंट रेट हो गया, कुछ भी हो गया, यही देखा था हमने फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के लिए ही है, ये जनरल डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला है। कोई भी चीज़ आपको डिस्काउंट करनी है तो यही यूज़ होता है, बस उसमें हमने ये सब अलग अलग फार्मूलाज क्यों आ रही है, क्योंकि आपके पास कैश फ्लो क्या है, ये जो ऊपर का कैश फ्लो है वो कंटिन्यूस एक ही चीज़, एक ही कैश फ्लो है, तो आप इनफाइनाइट पीरियड तक ये फार्मूला कैसे लगाते रहोगे, तो उसका उन्होंने एक सिंप्लीफाइड वर्जन कर दिया कि आप ये कर लो, ठीक है। बाकी इन एसेंस डिस्काउंटिंग हमेशा यही करके होता है। तो आपके पास जब भी इरेगुलर कैश फ्लोज है, टाइम पीरियड इरेगुलर है, उसका अमाउंट इरेगुलर है, तो आप हमेशा ऐसे ही डिस्काउंटिंग करेंगे, ठीक है। अभी इसमें देखो वही केस है कि ये इरेगुलर है, ये दोनों साल के जो कैश फ्लोज है, ये दोनों साल की, ये तो ईयर 0 है, ये दोनों साल के जो कैश फ्लोज है वो अलग है और बाकी अलग है, तो आपको इन दोनों का अलग डिस्काउंट करना पड़ेगा और इसका अलग डिस्काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसका कैसे डिस्काउंट करोगे, पहले हम इसके 2 स्टेज होगा, इसलिए इसको मल्टी स्टेज बोलते हैं, कि पहले इसका डिस्काउंट फिर इसका डिस्काउंट, दोनों को प्लस करेंगे, तो ये स्टेजेस हुए मल्टीपल, एक ये स्टेज 1 हो गया, ये स्टेज 2 हो गया, ऐसे कितने भी स्टेजेस हो सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 ही है, कितने भी स्टेजेस हो सकते हैं। सो उसमें आप क्या करोगे, इन्होंने वही किया है, डिविडेंड ईयर 1 का निकाला है 1.15, जो हमने भी निकाला था 1.15, और फिर इन्होंने ईयर 2 का निकाला है 1.32, ठीक है। सो हम इसमें क्या करेंगे, आपको ईयर 0 पर वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये ईयर 1 का डिविडेंड है, तो इसको आप 1 ईयर के लिए डिस्काउंट करोगे। ये ईयर 2 का डिविडेंड है, इसको आप 2 साल के लिए डिस्काउंट करोगे। अब आगे का जो वैल्यू है वो आप कैसे, अब देख लेते हैं हम आगे का वैल्यू जो इनफाइनाइट, अब 5% ग्रोथ कांस्टेंट है, उसकी भी एक वैल्यू निकलेगी, तो वो वैल्यू आप एज ऑन सेकेंड ईयर निकाल लो सपोज, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी वो देख लेते हैं। आप अभी अज्यूम करो कि आप सेकेंड ईयर पे खड़े हो, ठीक है, आप सेकेंड ईयर पे खड़े हो और आपको ये वाला डिविडेंड है वो मिल चुका है, ठीक है। अब आपको निकालनी है एज ऑन सेकेंड ईयर, एज ऑन दिस डेट जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ पे आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो ये कैसा हो गया, अब आपको कैसा मिलेगा, 5% ग्रोथ पे ही इनफाइनाइटली 5% ग्रोथ पे आपको डिविडेंड मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे, किस टाइप का हो गया, ये सेकंड टाइप वाला हो गया कि मैं 0 टाइम पे खड़ी हूँ और अभी जो भी मुझे डिविडेंड मिलेगा वो मुझे फिक्स्ड कांस्टेंट ग्रोथ पे मिलता रहेगा। तो इसका हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाल रहे थे, D1 डिवाइड बाई KE माइनस D। तो आप एज ऑन सेकेंड ईयर पे खड़े हो, अभी इस एज ऑन दिस ईयर आपके वैल्यू क्या होगा इक्विटी शेयर्स का, जो भी आपके आगे की कैश फ्लोज है उसकी वैल्यू एज ऑन दिस पीरियड तक आप प्रेजेंट वैल्यू करके लाओ, डिस्काउंट करके लाओ।
तो ये ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 जो भी है 4, 5, 6 इन सब को आप खींच के लेके आओ ईयर 2 पे, ठीक है। उसके बाद हम आगे का करते हैं। तो वो कैसे लाओगे आप, तो यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अब से क्या है ईयर 2 के बाद से कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ है 5% की। तो आपको 1.3225 था, 1.3 प्लस 5%, तो आपको इतना डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। थर्ड ईयर में उसके नेक्स्ट ईयर में और 5% इसके ऊपर मिलेगा, फिर और 5% उसके ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा D1 हो गया काइंड ऑफ, डिवाइडेड बाय हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इसमें कितना बोला था कि ये 11% और एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट हमारी कितनी है 5% है। तो 11 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 5%, 11 माइनस 5% यानी कितना हुआ का 6% हुआ, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 6% इक्वल्स टू, तो ये जो वैल्यू आई आपकी 23.14 वो है इक्विटी शेयर की वैल्यू एज ऑन सेकेंड ईयर, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड ईयर पे हमने क्या लाके खड़ा कर दिया 1.3225 प्लस 23.14375, ठीक है। अब तो इजी हो गया। अब आपके पास सिर्फ 2 ही कैश फ्लो है और ये कैश फ्लो को आपको 1 साल के लिए डिस्काउंट करना है और इन दोनों के सम को आपको 2 साल के लिए डिस्काउंट करना है, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना हो गया, दिस प्लस 1.3225, तो इतना हो गया 24.46625। अभी इसको आपको 2 साल के लिए डिस्काउंट करना है और आपका डिस्काउंट कौन से रेट से करोगे, आप KE से करोगे। तो KE क्या है 11%, इसमें माइनस ग्रोथ मत करना। अभी ये नॉर्मल डिस्काउंटिंग कर रहे हैं हम, ये वाला, ठीक है, क्योंकि आपके पास डिफरेंट कैश फ्लोज हैं, तो आप ये डिस्काउंट करोगे मैनुअल वाला, ठीक है। तो हमने ये सेकेंड ईयर का जितना भी कैश फ्लो है कितना आया टोटल 24.466, उसको हम 2 साल के लिए डिस्काउंट करेंगे क्योंकि हमको ईयर 0 पे जाना है, तो 2 साल के लिए डिस्काउंट करेंगे 1, 2, ठीक है। तो अब क्या आएगा, ऊपर आपका फ्यूचर वैल्यू क्या हो गया 24.466 हो गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर कितना है आपका 11% रेज टू 2, फाइन। सो अब हम इसको स्टोर करके रखते हैं मेमोरी में, ठीक है। तो ये स्टोर हो गया वैल्यू। अब हम नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस 11% रेज टू 2, तो 1 प्लस 11% रेज टू 2 करने के लिए इधर x रेज टू 2 का ऑप्शन है, तो आप सिर्फ सिंपली उसको प्रेस कर दोगे। अभी ये चीज़ क्या है, पूरी डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको इन्वर्स कर देंगे, तो 1/x कर दोगे तो ये डिनोमिनेटर में चला गया। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, अपनी फेस वैल्यू से, अपनी फ्यूचर वैल्यू से, जो आपके रिकॉल मेमोरी 0 में था, ये वाली थी। तो आपका कितना आ गया प्रेजेंट वैल्यू 19.85, इसको हम स्टोर कर देंगे दूसरी जगह पे, ठीक है। अब हम करेंगे, इसका प्रेजेंट वैल्यू तो हो गया 2 साल के लिए, अब हम इसको प्रेजेंट वैल्यू करेंगे 1 साल के लिए, ठीक है। तो 1.15 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर 11% कितने साल के लिए, टी कितना है 1 है आपका, ठीक है। तो 1 प्लस 11% से डिवाइड कर देंगे, तो आपका 1 प्लस 11% इतना हुआ 1.11 रेज टू 1 ही है, मतलब सेम ही आएगा। इसको इन्वर्स कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इनटू कितना कर देंगे 1.15, तो आपके पास आया 1.036। अब ये क्या है, इसका 1 साल का प्रेजेंट वैल्यू है। तो अब हमारे पास जो वो 19 वाली फिगर आई थी वो और ये वाली दोनों हमारे पास ईयर 0 पे आ गई, दोनों को प्लस कर देंगे, दिस प्लस इक्वल 1। तो आपका वैल्यू कितना हो गया शेयर का, आज टोटल हो गया 20.89 रुपीज़। तो ये आपका शेयर का वैल्यू निकल गया। तो इन्होंने भी वही किया है, इनका आंसर क्या आ गया 20.86। हमने क्योंकि पूरे डेसिमल लिए थे इसलिए हमारा एग्जैक्ट आंसर आया, इन्होंने डेसिमल्स राउंड ऑफ कर दिए थे इसलिए थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सेम आंसर है। अभी आप देखोगे तो इनका प्रोसेस थोड़ा अलग किया इन्होंने कैसे किया कि जैसे हमने जो आगे की वैल्यू निकाली थी वो किसके बेसिस पे निकाली थी, 1.3225 प्लस 5% 1.388 आया, उसको हमने D1 गिन के माइनस डिवाइड बाई KE माइनस G किया था एंड उसको हम खींच के लाए एज ऑन ईयर 2। उसके बाद जो ईयर 2 की वैल्यू थी वो 2 साल के लिए प्रेजेंट वैल्यू करी। इन्होंने क्या किया, थोड़ा शॉर्टर अप्रोच लिया है। इन्होंने क्या किया, सारी वैल्यूज़ को जो आगे का वैल्यू था वो सबको ईयर 1 पे लेके आ गए। यानी हमने पहले क्या किया, ईयर 2 पे लाए, फिर
सेकेंड ईयर वाले जो टोटल कैश फ्लोज थे उनको 2 साल के लिए पीवी किया, और जो फर्स्ट ईयर वाला कैश फ्लो था उसको 1 साल के लिए पीवी किया, और फिर दोनों को प्लस किया। इन्होंने क्या किया, सारे जो आगे के कैश फ्लोज थे इंक्लूडिंग दिस 1.332 उन सब को डिस्काउंट करके ये एज ऑन 1 पे ले आए, एज ऑन फर्स्ट ईयर पे ले आए, और फिर उन तीनों कैश फ्लोज को इंक्लूडिंग दिस वो 1 साल के लिए डिस्काउंट करके ईयर 0 पे ले आए। ठीक है, तो वो उन्होंने कैसे किया, D1 जो है आपका उसमें 1.322 ये वाला ले लिया डायरेक्ट, उसको ही डिवाइडेड बाय KE माइनस G कर दिया। ठीक है, तो आपके पास मैंने जैसे बोला था एक पीरियड पहले, जब आप डिस्काउंटिंग करते हो तो एक पीरियड पहले की वैल्यू आएगी आपके पास। तो अगर मैं इसको डिस्काउंट करती हूँ 1.3225 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5% डिवाइडेड बाई KE माइनस G, इसको डिवाइड बाय 6% करके मैं डिस्काउंट करती हूँ, तो मेरे पास वैल्यू एज ऑन ईयर 1 की आएगी। इसकी वैल्यू आगे के मतलब परपेचुइटी वाला फॉर्मूला यूज़ किया, तो आगे की सारी वैल्यूज़ मैंने डिस्काउंट करके क्या ले आई, मैं ईयर 1 पे ले आई। अब जो वो वैल्यू आई होगी इनकी, ये वो इनकी जो वो वाली वैल्यू थी जैसे 1.32 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5, तो उनकी वो आई 22 रुपये। ठीक है, तो 22 इसका ईयर 1 का हो गया, ईयर 1 का वैल्यू हो गया, और 1.15 था वो भी ईयर 1 का ही था, तो 1.15 प्लस 22 उन दोनों को उन्होंने 1 साल के लिए डिस्काउंट कर दिया, 1.11 1 साल के लिए डिस्काउंट कर दिया, तो इतना आ गया। दोनों सेम मेथड है, आप दोनों कर सकते हो। ये थोड़ी इजी मुझे लगती है समझने के लिए, इसलिए मैं ये प्रिफर करती हूँ। आपको जैसी समझ में आप कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, सो ये था हमारा हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। 2 इसमें सेक्शंस है, एक प्रेफरेंस शेयर्स है, एक कॉमन इक्विटी है। प्रेफरेंस शेयर्स में ये अजम्पशन है, पहले तो मेन ब्लैंकेट अजम्पशन क्या है इसमें, कि इनकी मैच्योरिटी नहीं होती, नो मैच्योरिटी। ठीक है, इसके वजह से वो लोग इनफाइनाइटली चलते रहते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स है उसमें डिविडेंड रेट आपका फिक्स्ड होता है, और इसलिए और उसके लिए आप ये वाली फॉर्मूला यूज़ करोगे, डिविडेंड डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इक्विटी शेयर्स है उसके लिए आप डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स यूज़ करोगे, उसमें 3 टाइप के हैं, एक तो कांस्टेंट डिविडेंड है, एक कांस्टेंट ग्रोथ है, और एक मल्टी स्टेज है। कांस्टेंट डिविडेंड में सेम प्रेफरेंस शेयर्स जैसा ही, उसमें कुछ अलग नहीं है, तो वो आप वापस डिविडेंड ऑन इक्विटी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कर दोगे, यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। कांस्टेंट ग्रोथ में क्या है, जो डिविडेंड का ग्रोथ परसेंटेज है वो कॉमन रहता है, तो आप परपेचुइटी वाली फॉर्मूला में सिर्फ एक चेंज करोगे, D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G कर दोगे, क्योंकि आपको ये वाला जो KE में से ग्रोथ जितना पार्ट है वो तो ऑलरेडी मिल रहा है डिविडेंड के ग्रोथ के थ्रू ही। ठीक है, तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस ग्रोथ। और जो मल्टी स्टेज है उसमें क्या है, इनिशियल ईयर्स में आपका स्क्यूड डिविडेंड्स होते हैं, जो ग्रोथ रेट अलग होती है, तो उनका आप मैन्युअली निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू करके, ये फॉर्मूला यूज़ करके, जो नॉर्मल डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला है वो। और जो आगे जो उसके बाद जो सेकंड स्टेज होता है वो उसका कांस्टेंट ग्रोथ कांस्टेंट डिविडेंड वाला स्टेज होता है, तो वो स्टेज का प्रेजेंट वैल्यू, ये स्टेज को आप खींच के लाओगे इधर, और फिर ये पूरे को खींच के लाओगे आप इधर। तो 2 या 3 जितने भी स्टेजेस दिए हो क्वेश्चन में, अगर इसमें कोई और तीसरा स्टेज हो, इतना डिविडेंड मिलेगा, ये तीसरा स्टेज है, तो इसको आप खींच के लाओगे इधर, इन सब को फिर खींच के लाओगे इधर, और फिर इन सब को खींच के लाओगे इधर। ठीक है, तो वो 3 स्टेजेस हो गए। तो हमने एग्जांपल देखा, वो 2 स्टेजेस वाला देखा कि 15% था, तो आप मैन्युअली निकालोगे कितना डिविडेंड आएगा, कितना कैश फ्लो आएगा। उसके बाद आप सबसे पहले क्या करोगे, जो आगे परपेचुइटी वाला है, आगे कांस्टेंट ग्रोथ वाला है, उसको सॉल्व करके ईयर 1 पे लाओगे, या तो ईयर 2 जैसे भी आपको करना है, ये स्टेज पे लाओगे। उसके बाद ये जो कैश फ्लोज है वो तो डिफरेंट है, तो आप उनको ये करके प्रेजेंट वैल्यू कर लोगे, तो आपका इक्विटी शेयर का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सो इसके साथ हमारा लर्निंग आउटकम 1 कंप्लीट होता है, विच वॉज कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विटी सिक्योरिटीज़। थैंक यू।